सोचिए, 18वीं सदी का भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो बिखर रहा है, सिंहासन खाली पड़ा है और पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जे के लिए एक ग्रेट गेम शुरू होने ही वाला है। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। जैसे ही मुगल साम्राज्य बिखरा, एक बड़ा सवाल हवा में तैरने लगा। अब भारत पर राज कौन करेगा? और देखिए, यही वो एक सवाल है जिसने 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े और खूनी संघर्षों को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है एक खाली सिंहासन से। वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य जिसने सदियों तक इस जमीन पर हुकूमत की थी, अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब इस पतन के पीछे कई कारण थे, कोई एक नहीं। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक आए वो काफी कमजोर साबित हुए। साम्राज्य के अंदर ही विद्रोह होने लगे और बंगाल और अवध जैसे ताकतवर सूबों ने तो खुद को दिल्ली से आजाद ही घोषित कर दिया। और इस अंदरूनी कमजोरी का फायदा विदेशी हमलावरों ने उठाया, जिससे सेंट्रल पावर लगभग खत्म ही हो गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरा भारत आजाद राज्यों और रियासतों के एक जाल जैसा बन गया, जहां हर कोई सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। भारत अब एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक बिखरा हुआ नक्शा था। लेकिन इस खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत बड़ी तेजी से सामने आई, मराठे। उनका सपना सिर्फ किसी एक इलाके पर राज करना नहीं था। नहीं, वो तो पूरे भारत पर एक नया साम्राज्य बनाना चाहते थे। अच्छा, मराठों की सफलता का एक बहुत बड़ा राज उनके पावर स्ट्रक्चर में छिपा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि छत्रपति यानी राजा बस नाम के प्रमुख रह गए। असली ताकत, असली शक्ति आ गई पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में, जो पूरे साम्राज्य को बहुत असरदार तरीके से चला रहे थे। ये सब मुमकिन हुआ 3 कमाल के पेशवाओं के दौर में। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया, जिससे सिस्टम में स्थिरता आई। उनके बेटे बाजीराव प्रथम तो एक ऐसे जबरदस्त जनरल थे जिन्हें कोई एक लड़ाई भी नहीं हरा सकी। और फिर उनके बाद आए बालाजी बाजीराव, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को उसकी बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया। और उनका एम्बिशन, वो सिर्फ एक नारे में साफ दिखता था, अटक से कटक तक। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक सपना था, एक बहुत बड़ी योजना थी। मतलब उनका आखिरी मकसद था हिंदू पद शाही को कायम करना, यानी एक विशाल हिंदू साम्राज्य जो आज के पाकिस्तान के अटक से लेकर भारत के पूर्वी तट पर कटक तक फैला हो। लेकिन आखिर सवाल तो ये उठता है कि भारत पर कंट्रोल के लिए इतनी जबरदस्त होड़ लगी क्यों थी? दांव पर आखिर था क्या? जवाब शायद अजीब लगे, पर एक नंबर में छिपा है, 24%। देखिए, 18वीं सदी में इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। सोच के देखिए, पूरी दुनिया का लगभग चौथाई हिस्सा ट्रेड यानी 24% अकेला भारत कर रहा था। यहाँ के सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, हैंडीक्राफ्ट्स, पूरी दुनिया में इनकी धूम थी। तो एक तरफ थी ये बेपनाह दौलत और दूसरी तरफ पॉलिटिकल तौर पर देश बुरी तरह से बटा हुआ था। और यही बंटवारा, यही विभाजन इसे बाहरी ताकतों के लिए एक बहुत ही आकर्षक टारगेट बना रहा था। तो मराठों का ये सपना अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई, पूरे भारत का भविष्य तय करने वाली थी। अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते मराठों का टकराव हुआ सीधा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से। अब्दाली की नजरें भी भारत पर गड़ी हुई थी, तो अब टकराव तो होना ही था। और फिर साल आया 1761, जगह थी पानीपत, और ये थी तीसरी लड़ाई। इन 2 महाशक्तियों का आमना सामना हुआ। सदाशिवराव भाऊ की लीडरशिप में मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों एक ऐसी हार मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। ये हार नहीं थी, ये एक तबाही थी। सच पूछो तो एक पूरी जनरेशन के लीडर्स और सैनिक मराठों ने इस जंग में खो दिए। पूरे भारत पर एक साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। और सबसे जरूरी बात, अब भारत में कोई एक भी ऐसी ताकत नहीं बची थी जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। मैदान पूरी तरह खाली हो चुका था। और इसी अफरा-तफरी और केओस के बीच इस खेल में एक नया प्लेयर एंटर करता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे शुरू में किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भारत की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ लड़ कर कमजोर हो चुकी थीं, तब एक ऐसी विदेशी ताकत ने, जिसे अब तक सब सिर्फ व्यापारी समझ रहे थे, अपना मौका देख लिया।
इसका एक उदाहरण है 1756 की ब्लैक होल घटना। ये एक काफी विवादित घटना थी जिसे अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला करने और कब्जा करने के लिए एक बड़े बहाने की तरह इस्तेमाल किया। इससे उनके इरादे साफ हो गए थे कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं। तो ये साफ हो गया था कि ब्रिटिश सिर्फ सौदागर नहीं थे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड, बेरहम और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी ताकत थे जो भारत के इस केओस का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। तो आखिरी सवाल यही है, भारत के सबसे मजबूत दावेदार रेस से बाहर हो चुके थे और एक नया बेहद चालाक खिलाड़ी मैदान में उतर आया था। तो क्या ये ग्रेट गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था? यही सवाल अब हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था।